Good morning, all of you. Today we will discuss about the preparation of quinoline. In the previous lecture, we have already discussed about the preparation of pyrrole, thiophene, furan, and the pyridine. So today we will discuss about the different methods of preparation for the quinoline. Out of these different methods, the first one is the scrap synthesis. In the scrap synthesis, we have the requirement of the following reagent, that is the glycerol. We have the requirement of the glycerol, followed by we have the requirement of the aniline, and aniline must have the vacant ortho position. At least one ortho position should be vacant, along with the acidic medium. And finally, we have the requirement of an oxidizing agent, that is the nitrobenzene. So these are the reagent which are used by the scientist, that is the scrap, so called as the scrap synthesis. अब हम देखते हैं डायरेक्ट इसका मैकेनिज्म कि आखिर ये रिएक्शन चलती कैसे है। आप सभी को ध्यान होगा कि जब हमने अल्कोहल फिनोल वाले यूनिट को पढ़ा था तो उसके दौरान हमने ग्लिसरॉल इथाइलिन ग्लाइकोल के बारे में भी पढ़ा था। तो जब आपने ग्लिसरॉल के बारे में पढ़ा तो आपने क्या देखा था? देयर इज ए वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन ऑफ द ग्लिसरॉल इफ वी ऐड द जिंक chloride. If we add the zinc chloride, that is the dehydrating agent in the glycerol, then what happened? तो क्या हुआ था? आपने देखा था dehydrating agent क्या करते हैं? dehydrating agent वाटर लॉस करवाते हैं। वाटर लॉस कैसे हुआ था ग्लिसरॉल में, और फाइनली प्रोडक्ट क्या बना था? सिमिलरली यहाँ पे हमने मीडियम एसिडिक लिया है, तो जो कंसंट्रेटेड अगर H2SO4 हम ले लें, दैट ऑल्सो एक्ट एज ए वेरी गुड डिहाइड्रेटिंग एजेंट। वो एसिड तो है ही, साथ के साथ वो एक बहुत ही अच्छा डिहाइड्रेटिंग एजेंट भी है। तो अगर हम ग्लिसरॉल के अंदर कोई डिहाइड्रेटिंग एजेंट ऐड कर दें तो व्हाट विल हैपन? वाटर लॉस होगा, लेकिन कैसे होगा? ध्यान से देखें तो क्या होगा कि आपको दिख रहा है ग्लिसरॉल की स्ट्रक्चर में देयर आर 3 कार्बन एटम। देखो, फर्स्ट कार्बन एटम, सेकंड कार्बन एटम एंड द थर्ड कार्बन एटम। ये 3 कार्बन एटम है। हर कार्बन एटम के ऊपर क्या लगा हुआ है? देयर इज ए OH ग्रुप। हर एक कार्बन एटम के ऊपर बोलो क्या है? 1 2 3, हर एक कार्बन के ऊपर एक OH है। उसके बाद क्या होगा? फर्स्ट कार्बन का तो OH और सेकंड कार्बन का बोलो क्या? H। इसके ऊपर से क्या लॉस हुआ? देखो इस टाइप से वाटर। उसके बाद अब सेकंड का, क्योंकि हमने H लिया था, अब सेकंड का लेंगे OH और थर्ड का क्या लेंगे? H। देखो वहां से क्या लॉस होगा? वाटर। तो इस टाइप से वाटर लॉस होता है। और जब भी वाटर लॉस होगा तो मीन्स ये एक हिसाब से एक ऐसी रिएक्शन हुई, एलिमिनेशन रिएक्शन है ना ये। एलिमिनेशन रिएक्शन बोलो किसे कहते हैं? एलिमिनेशन रिएक्शंस आर दोज रिएक्शन इन विच द एटम और द ग्रुप ऑफ एटम, the two atom or the group of atom are lost either from the same carbon atom और फ्रॉम दी एडजेसेंट कार्बन एटम। यहाँ पे जब भी एलिमिनेशन हुआ, फर्स्ट एलिमिनेशन हुई, तो जो C1 है, C1 के ऊपर से क्या लॉस हुआ था? बोलो OH। और C2 के ऊपर से क्या लॉस हुआ था? आपका H। देखो यहाँ से। सो दैट इज द 1-2 एलिमिनेशन रिएक्शन। सिमिलरली नेक्स्ट, जब आपके दोबारा से लॉस हुआ वाटर, तो क्या सेकंड के ऊपर से क्या लॉस हुआ? OH। और थर्ड के ऊपर से क्या लॉस हुआ? H। तो दोबारा से 1-2 एलिमिनेशन रिएक्शन। यहाँ पे जो हम 1-2 एलिमिनेशन कह रहे हैं, ये कंपैरेटिव पोजीशन है, ये रिलेटिव पोजीशन है कि पहला एटम जहां से कोई लॉस हुआ तो दूसरा उसके रिस्पेक्ट में कितनी दूरी पे है, कितने डिस्टेंस पे है? तो नेक्स्ट कार्बन पे ही था वो। तो पहला कार्बन एक OH, दूसरे कार्बन एक H। तो मीन्स 1-2 पोजीशन थी इनकी रिलेटिव, सो कॉल्ड एज 1-2। कभी आप इसको IUPAC नंबरिंग के अकॉर्डिंग ना ले लेना। कभी आप ये कहें कि सर हमने पहली चीज तो मान ली कि फर्स्ट कार्बन C1 जो आपने नंबरिंग करके हमें यहाँ पे दिखा रखी है कि C1 के ऊपर से OH, C2 के ऊपर से H, सो कॉल्ड एज द 1-2। नेक्स्ट को आपने कहा कि C2 के ऊपर से OH और C3 के ऊपर से H, तो आपने इसको 2-3 एलिमिनेशन क्यों नहीं कहा? हम IUPAC नंबरिंग यूज नहीं कर रहे। उसके बाद क्या होता है कि एलिमिनेशन रिएक्शन के बारे में आपको पता चल गया। तो एलिमिनेशन होने के बाद क्या होता है? जिन दो एटम के ऊपर से आपके एटम या ग्रुप ऑफ एटम लॉस हुए हैं, जैसे C1 के ऊपर से OH, C2 के ऊपर से H लॉस हुआ सबसे पहले, तो वहां पे क्या बन जाएगा? एक डबल बॉन्ड टू मेंटेन द नॉर्मल वैलेंसी 4, क्योंकि कार्बन की नॉर्मल वैलेंसी देखो 4 होती है। देखो 2 वाटर मोलिक्यूल लॉस हो गई है। इसके बाद जो नेक्स्ट स्पीसी बनी, ये बन गई। देखो ये थी हमारी नंबरिंग। देखो हमने ऐसे किया था ना, 1 2 3, देखो इस टाइप से। तो 1 और 2 के बीच में क्या बन गया? डबल बॉन्ड। 2 3 के बीच में क्या बन गया? डबल बॉन्ड। और एक OH बच गया। वो कहाँ बच गया? C3 पोजीशन के ऊपर। अब आपको कुछ ध्यान आना शुरू हो गया होगा कि ग्लिसरॉल वाले पार्ट में जो हमने पढ़ा था, तो फर्दर रिएक्शन क्या हुई थी। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप कि आपने ये देखा कि जो C3 पोजीशन के ऊपर जो OH है,
उसमें O और H के बीच में देखो जो ये दो इलेक्ट्रॉन है, देखो यहाँ पे ये देखो दो जो इलेक्ट्रॉन है, या ऑक्सीजन के ऊपर भी देखो ये दो इलेक्ट्रॉन आप सभी जानते हैं यहाँ पे होते हैं। तो फिर क्या होगा, जो ऑक्सीजन के ऊपर लोन पेयर है ये डबल बॉन्ड के साथ ऑल्टरनेटिवली प्रेजेंट है। बोलो कैसे प्रेजेंट है, ऑल्टरनेटिवली। तो यहाँ पे रेजोनेंस प्रोसेस चल सकती है। क्या प्रोसेस चलेगी, रेजोनेंस। लेकिन अगर इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट के साथ साथ अगर एटम की भी मूवमेंट हो जाए, देन इट इज कॉल्ड एज द टोटोमेरिज्म। तो टोटोमेरिज्म इज द प्रोसेस इन विच द मूवमेंट ऑफ द इलेक्ट्रॉन टेक्स प्लेस along with the movement of the atom, then process called as a tautomerism. While the process in which only the movement of the electron takes place, then it is called as the resonance. So that is a slight difference between the resonance and the tautomerism. यहाँ पे क्या होगा कि ऑक्सीजन क्या करेगा, देखो अपने इलेक्ट्रॉन्स लिए देखो H से, और साथ ही साथ लेते ही साथ इसने इलेक्ट्रॉन देखो आगे शिफ्ट यहाँ पे करवाए, और ये C बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन देखो C2 के पास चले जाएंगे। जो ये H यहाँ से निकला देखो अपने इलेक्ट्रॉन छोड़ के, जिस H के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा यहाँ पे, और C2 पोजीशन के ऊपर देखो नेगेटिव चार्ज आएगा। नेगेटिव के पास कौन आएगा, बोलो ये पॉजिटिव। तो वहां पे ये H जाके लग जाएगा। तो ओवरऑल इनको अगर इन शॉर्ट भी दिखाना चाहें इन इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट को, तो डायरेक्ट अगर हम दिखाना चाहें तो देखो कैसे दिखाएंगे। हम डायरेक्ट ऐसे दिखा सकते हैं कि जो आपके O और H के बीच के जो दोनों इलेक्ट्रॉन्स हैं, इनको हम डायरेक्ट शिफ्ट करते हुए दिखा देंगे CO के बीच में, देखो इस टाइप से। अब कार्बन के बॉन्ड 5 हो गए, तो इसलिए CC बॉन्ड के C2 C3 के अंदर जो C3 कार्बन है उसके 5 बॉन्ड हो जाएंगे ऐसे, जब OH बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो जाएंगे CO के बीच में। तो क्या होगा, C2 C3 के बीच में जो पाई बॉन्ड है that get shifted towards the C2 carbon. C2 carbon now acquires the negative charge. Now that negatively charged carbon atom, that is the carbon ion, now attract the H positive ion. देखो H उसके ऊपर जाके लग गया, तो ये एक्रोलीन कहते हैं आप इसे। आपको ये भी ध्यान होगा कि जो आपके सिरसम ऑयल होता है, सिरसम ऑयल को जब आप हीट अप करें तो उसके दौरान जो इरिटेटिंग स्मेल प्रोड्यूस होती है, तो इरिटेटिंग स्मेल जिस वजह से प्रोड्यूस होती है उस केमिकल का क्या है नाम, दैट केमिकल इज नथिंग बट दैट इज द एक्रोलीन। आपके एग्जाम में काफी बार ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो इसलिए आप इसको ध्यान रखेंगे। तो ग्लिसरॉल के अंदर डिहाइड्रेटिंग एसिड डालें तो क्या बनता है, एक्रोलीन। कैसे बना, इनिशियली डिहाइड्रेशन followed by the tautomerism, acrolein formation takes place. नेक्स्ट स्टेप पे अब हम क्या करेंगे, हमने लिया ये एनिलीन। एनिलीन लिया और उसके बाद अभी अभी हमारे पास बोलो क्या स्पीसी बनी थी, एक्रोलीन। अब हम देखो क्या करेंगे, जो एक्रोलीन में देखो ये जो बना ना यहाँ से देखो ये CH2 हमने अलग करके दिखाया था, ये इसको इकट्ठा लिख देंगे। ठीक है, यहाँ पे जो ये H था इस H को भी C के साथ लिख देंगे, यहाँ पे CHO करके देखो ये हमने यहाँ पे लिख दिया इस टाइप से। क्लियर हो गया, तो यही सेम एक्रोलीन हमने लिख दिया है यहाँ पे। अब हम चलाएंगे अपनी रिएक्शन। अब आप ये देखना कि रिएक्शन है कौन सी, बड़े ध्यान से बताना इस रिएक्शन का नाम, कि ये न्यूक्लियोफिलिक एडिशन है, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन है, कौन सी रिएक्शन अब हम कर रहे हैं। आप ये बताएं कि जो NH2 ग्रुप यहाँ पे लगा हुआ है इसका प्लस R इफेक्ट होता है या माइनस R, क्योंकि बेंजीन रिंग के ऊपर जो NH2 ग्रुप लगा हुआ है इस नाइट्रोजन के ऊपर लोन पेयर है, ये लोन पेयर बेंजीन रिंग को देगा इसकी ऑर्थो या पैरा पोजीशन के ऊपर। तो इसका जो इफेक्ट है यहाँ पे एनिलीन का, बोलो कैसा इफेक्ट है, प्लस R इफेक्ट। बोलो कैसा इफेक्ट होगा इसका, प्लस R। क्लियर हो गया इतना। कहां पे देगा अपने इलेक्ट्रॉन्स को, या तो ऑर्थो पोजीशन के ऊपर या पैरा पोजीशन के ऊपर। तो जब ये अपने इलेक्ट्रॉन देगा ऑर्थो या पैरा पोजीशन के ऊपर, तो फिर इसके बाद अटैक कहां पे हो सकता है, एक तो पॉसिबिलिटी है ये। दूसरी पॉसिबिलिटी अब देखो क्या है यहाँ पे, कि देखो दोनों इलेक्ट्रॉन ये तो लेगा ही, देखो NH बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन, दोनों इलेक्ट्रॉन्स लेके और नाइट्रोजन के ऊपर क्या आ जाएगा अब, नेगेटिव चार्ज। अब ये अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है, और कहाँ कर सकता है बताएं, एक पोजीशन और भी है जहां पे ये अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है। वो पोजीशन है जो इजीली जहां पे ये आराम से डोनेट करेगा। देखो एक्रोलीन के अंदर आप देखें टोटोमेरिक जो फॉर्म बनी है यहाँ पे, इसके अंदर आप देखें कि कार्बन के ऊपर देखो स्लाइट पॉजिटिव चार्ज है, ऑक्सीजन के ऊपर क्या है, स्लाइट नेगेटिव चार्ज है। देखो तो एक इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर भी है इसके अंदर। एक तो पॉसिबिलिटी ये हो सकती है, दूसरी पॉसिबिलिटी और क्या हो सकती है, और सोचें। पॉसिबिलिटी ये भी तो हो सकती है कि ये जो कार्बन, देखो ये कार्बन कार्बन के बीच जो डबल बॉन्ड है, यहाँ पे भी तो ये जो पार्ट है आपने पढ़ा है, एल्कीन शोज द इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। जो एल्कीन्स होती हैं कैसी रिएक्शन दिखाते हैं, दे शोज द इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। तो जो नाइट्रोजन के ऊपर जो लोन पेयर हैं वो न्यूक्लियोफाइल का काम करेंगे, किसी इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर के ऊपर ही देंगे। तो देयर आर डिफरेंट इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर, यहाँ पे डिफरेंट इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर है जहां पे रिएक्शन चल सकती है। अब हुआ क्या देखो, वही मैंने आपको बताया था,
ये एक माइकल एडिशन टाइप की रिएक्शन आपने पढ़ी थी एल्डिहाइड कीटोन्स के अंदर, क्योंकि आपके ये जो डबल बॉन्ड है, देखो एल्कीन के जो डबल बॉन्ड है ये आपके CHO जो ग्रुप है एक्रोलीन के अंदर, उसके साथ देखो कंजुगेशन में है ना, देखो डबल डबल बॉन्ड वाला, देखो एल्कीन, देखो ये जो एल्कीन पार्ट है इसका जो डबल बॉन्ड है, डबल आगे सिंगल, फिर एल्डिहाइड कीटोन वाला देखो कार्बोनिल ग्रुप वाला डबल कंजुगेशन में है। तो कंजुगेशन में है तो अब ये अपना सिलेक्टिव नेचर दिखाएगा। एनिलीन इज स्टेबल स्ट्रक्चर, ये स्टेबल स्ट्रक्चर है, ये अपने क्या करेगी, ये इसके पास प्रॉपर टाइम अटैक करने का सिलेक्टिव नेचर है। तो सिलेक्टिव नेचर है तो कैसे करेगा ये, नाइट्रोजन जो है अपने जो लोन पेयर है ये कहाँ पे डोनेट करे, नाइट्रोजन अपने लोन पेयर डोनेट करेगा माइकल एडिशन की तरह कार्बन कार्बन वाले डबल बॉन्ड के अंदर। मैंने बताया था वहां पे भी इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर है, क्योंकि जो ये इलेक्ट्रॉन्स है कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के, देखो ये जो ये C डबल बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन देखो अपने पास लेके जाएगा, पिछले कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव आएगा तो ये डबल बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स देखो इसकी तरफ आएंगे, देखो यहाँ पे ये आ गए डबल बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स। अब जो पिछला कार्बन था उस पे तो पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा ना, तो पॉजिटिव चार्ज आएगा तो उस पे कौन अटैक करे, उस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आएगा तो कौन अटैक करे, उस पे अटैक करेगा कोई न्यूक्लियोफाइल। तो न्यूक्लियोफाइल यहाँ पे कौन काम कर रहा है, नाइट्रोजन के ऊपर जो लोन पेयर है वही अटैक होंगे। तो अब आप समझ गए अच्छे से। तो अब क्या होगा कि जो कार्बन के को इलेक्ट्रॉन दिए, क्या दिए बोलो इसको, इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन देने के बाद कार्बन कार्बन बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन देखो CC के बाद इलेक्ट्रॉन चले गए, फर्दर आपके ये कार्बन आयन बनेगा यहाँ पे देखो। सबसे पहले हम ये बनते हुए दिखा देते हैं, ठीक हो गया, ये आपका क्या बन गया बोलो यहाँ पे, C डबल बॉन्ड एच सच दिखा दिया, ये C के ऊपर देखो हमने नेगेटिव चार्ज दिखा दिया। अगर हम बीच में स्टेप को रोकना चाहें तो देखो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज देखो यहाँ पे, ठीक हो गया। और इसको कौन मिल गए बोलो, ये H। तो ये स्ट्रक्चर हमने यहाँ पे बना दी। या फर्दर हम वहां पे क्या शो करते थे डायरेक्ट इसी स्टेप के अंदर, के इलेक्ट्रॉन फर्दर मूव होते और वहां पे OH बन जाता, बोलो क्या बन जाता वहां पे, OH। लेकिन इसके साथ साथ अगर हमने ऐसे शो किया तो अब नेक्स्ट हम क्या दिखाना चाहते हैं, देखो नेक्स्ट हम क्या शो करेंगे, बड़े ध्यान से देखना। हम एक स्टेप एक्स्ट्रा करके आपको दिखा रहे थे, लॉस तो फिर भी होगा वहां से OH, लेकिन अब देखो कैसे दोबारा से, कि अब नाइट्रोजन के तो न्यूट्रल हो गया दोबारा से, उसके पास फिर से लोन पेयर है, लोन पेयर है तो ये दोबारा से बोलो किस चीज का काम करेगा, इट विल अगेन एक्ट एज द प्लस आर इफेक्ट ग्रुप, देखो प्लस आर इफेक्ट की तरह काम कर रहा है। क्या दोबारा से आपको कोई इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर दिख रहा है, बिल्कुल दिख रहा है, बोलो कौन सा, जो कार्बोनिल ग्रुप है, देखो ये कार्बोनिल ग्रुप। पिछली जो रिएक्शन चली थी वो कैसी थी, वो भी आपकी रिएक्शन बोलो कैसी थी, आपके ये न्यूक्लियोफाइल का काम किया था इसने, वहां पे इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर के ऊपर अटैक किया था। अब दोबारा से देखिए अब की बार कैसी है ये रिएक्शन, पिछली जो रिएक्शन थी वो तो रिएक्शन थी आपकी एक न्यूक्लियोफाइल ने अटैक किया, न्यूक्लियोफाइल ने किया था ना अटैक, क्योंकि उसके ऊपर कैसा चार्ज था, नाइट्रोजन के ऊपर लोन पेयर। अब फर्दर देखें, अब जो ये नाइट्रोजन के ऊपर जो लोन पेयर है ये अपना प्लस आर इफेक्ट दिखाएगा, रेजोनेंस के अंदर इन्वॉल्व हो जाएंगे इलेक्ट्रॉन, ऑर्थो पोजीशन के ऊपर देखो इलेक्ट्रॉन पहुंचा दिए हमने। अब ऑर्थो पोजीशन के ऊपर इलेक्ट्रॉन जाने के बाद अब ये इलेक्ट्रॉन किसको दे, अब इसके ऊपर कौन अटैक करेगा, कोई इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल कहाँ पे है, ये जो कार्बोनिल जो ग्रुप है, इस कार्बोनिल ग्रुप में कार्बन के ऊपर कैसा चार्ज है, इसके ऊपर है स्लाइट पॉजिटिव चार्ज, ऑक्सीजन के ऊपर कैसा चार्ज है, स्लाइट नेगेटिव चार्ज। तो अब क्या होगा, ये दोनों इलेक्ट्रॉन कार्बोनिल ग्रुप वाले कार्बन को दिए जाएंगे, CO बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन O के पास शिफ्ट हो गए, तो ये साइक्लाइजेशन हो गई और ये नेक्स्ट स्ट्रक्चर आपके पास बन गई। आपने पढ़ा होगा कि इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है ये आपकी, यहाँ पे जो चली बोलो ये कौन सी रिएक्शन दिखा रहे हैं, देखो ये जो कंप्लीट पार्ट होगा दैट इज द इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्यों है, क्योंकि जो बेंजीन रिंग है उस बेंजीन रिंग के ऊपर एक इलेक्ट्रोफाइल ने अटैक किया, ये इंट्रामोलिकुलर विद इन द सेम मोलिक्यूल चल रही है, कार्बोनिल ग्रुप ने एक इलेक्ट्रोफाइल का काम किया, इलेक्ट्रोफाइल का देखो अटैक हो चुका है इस स्टेप के अंदर। अब लेकिन इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन तो वो होती है ना कि द रिएक्शन इन विच ए स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल रिप्लेसेस द वीक इलेक्ट्रोफाइल। तो वीक इलेक्ट्रोफाइल कहां से रिप्लेस होगा, जिस कार्बन बेंजीन रिंग के जिस कार्बन एटम के ऊपर इलेक्ट्रोफाइल ने अटैक किया वो कौन सी पोजीशन थी, वो थी ये ऑर्थो पोजीशन, देखो ये ऑर्थो, इस ऑर्थो पोजीशन के ऊपर देखो ये थी वो ऑर्थो पोजीशन, इस ऑर्थो पोजीशन के ऊपर जो इलेक्ट्रोफाइल ने देखो अटैक कर दिया, अटैच हो गया, तो इसी ऑर्थो पोजीशन के ऊपर देखे देखो ये H अटैच है। आपने कितने सारे मैकेनिज्म देखे हैं, उसके दौरान आपने यही पढ़ा है कि जिस कार्बन के ऊपर जिस ऑर्थो या पैरा पोजीशन के ऊपर इलेक्ट्रोफाइल अटैच होता है उसी कार्बन के ऊपर से वीक इलेक्ट्रोफाइल आपका H का होना जरूरी है, अदरवाइज इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नहीं चलेगी। अगर वहां पे H ही नहीं होता तो क्या वहां पे रिएक्शन चलती, रिएक्शन रुक जाती, फिर तो फिर अब क्या करें,
लेकिन यहाँ पे तो उस कार्बन के ऊपर ऑर्थो पोजीशन के ऊपर H है प्रेजेंट, तो अब क्या होगा? अब देखो दोबारा से CH बॉन्ड के देखो जो दोनों इलेक्ट्रॉन्स हैं ये बैकशिफ्ट होंगे टू मेंटेन द एरोमेटिसिटी ऑफ द बेंजीन रिंग। देखो बेंजीन की एरोमेटिसिटी देखो मेंटेन हो गई, लेकिन जो कार्बन है उसके के कितने बॉन्ड हो गए? देखो इस नेक्स्ट कार्बन के, देखो इस कार्बन के कितने बॉन्ड है, ध्यान से गिने, 5 बॉन्ड है, हो जाएंगे अब इसके। ये CH बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन जब इधर शिफ्ट हुए, शिफ्ट होने के बाद देखो यहाँ पे बोलो कितने हो गए, यहाँ पे हो जाएंगे ये 5 बॉन्ड। तो क्या करे, देखो नाइट्रोजन हेल्प करेगा इसमें, नाइट्रोजन ऑलरेडी हैव द पॉजिटिव चार्ज क्योंकि उसने अपने लोन पेयर दिए थे, तो CN बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन देखो नाइट्रोजन के पास आ गए। तो इस टाइप से ये H पॉजिटिव वीक इलेक्ट्रोफाइल का देखो लॉस हुआ और फाइनली हमें ये स्ट्रक्चर मिल गई। अब उसके बाद अब क्या करें, हमें कहां तक पहुंचना है, हमें क्या बनाना था, हमें बनाना है क्यूनोलीन। तो क्या चीज की कमी रह गई? सिर्फ एक छोटी सी कमी यहाँ पे रह गई। तो उस कमी को कैसे दूर किया जाए? हमारे पास होना चाहिए एक तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होना चाहिए, एक डीहाइड्रोजिनेटिंग एजेंट होना चाहिए। तो प्लेडियम चारकोल तो डीहाइड्रोजिनेटिंग एजेंट है, बोलो कैसा एजेंट है? डीहाइड्रोजिनेटिंग एजेंट। तो जो डीहाइड्रोजिनेटिंग एजेंट है वो क्या करेगा? ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ये क्या करेगा? देखो ये N के ऊपर बोलो क्या है? एक H, इसके एडजेसेंट C2, देखो ये कार्बन है, इस पे क्या है? H, देखो यहाँ से एक H यहाँ से लॉस होगा, एक इसका लॉस होगा H2, और O ऑक्सीडाइजिंग एजेंट दे देगा तो वाटर लॉस। तो यहाँ से क्या लॉस होगा बोलो? यहाँ से एक H और इस कार्बन से बोलो क्या निकलेगा? OH। तो क्या लॉस हुआ यहाँ से? वाटर। तो ओवरऑल आपने क्या देखा कि यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाएंगे, बोलो क्या आ जाएंगे? डबल बॉन्ड। तो फाइनली हमें बोलो क्या मिल गया? क्यूनोलीन। बोलो क्या मिल गया हमें? क्यूनोलीन। तो दैट इज द स्क्रैप सिंथेसिस। तो इस टाइप से हम स्क्रैप सिंथेसिस के द्वारा क्या प्रिपेयर कर सकते हैं? हम क्यूनोलीन को प्रिपेयर कर सकते हैं। सो दैट इज द मैकेनिज्म ऑफ द स्क्रैप सिंथेसिस। आप इस मैकेनिज्म को बड़े ध्यान से देखना, जो इसकी स्टेप है डिफरेंट उनको माइंड में रखना, क्योंकि इन डिफरेंट स्टेप्स के अंदर यूज्ड हुए रिएजेंट को अलग अलग और भी जो सिंथेसिस अभी हम देखने वाले हैं उनके अंदर यूज करेंगे हम। जैसे प्लेडियम चारकोल का यूज आप जरूर ध्यान रखना कि ये डीहाइड्रोजिनेटिंग एजेंट है, जो आपका एरोमेटिक रिंग नहीं है उसके अंदर डीहाइड्रोजनेशन करके एरोमेटाइजेशन करवा देता है। प्लेडियम चारकोल के साथ साथ आप सल्फर या सेलेनियम यूज कर सकते हैं। क्या यूज कर सकते हैं? सल्फर और सेलेनियम यूज किया जा सकता है इसके दौरान, तो इस चीज का आप जरूर ध्यान रखेंगे। तो इस टाइप से हमने ये देखा कि जो स्क्रैप सिंथेसिस है इसके अंदर यही मैकेनिज्म सही है। आपने ध्यान दिया था कि हमने एक टॉपिक आपको करवाया था, दैट इज द मेथड्स टू डिटरमाइन द रिएक्शन मैकेनिज्म। उसमें डिफरेंट टेक्निक्स थी जिसके द्वारा हम रिएक्शन का जो सही मैकेनिज्म क्या है उसका पता लगाते हैं। उसके लिए एक टेक्निक ये भी थी कि हम इंटरमीडिएट को आइसोलेट कर लेते हैं, एंड सो ऑन डिफरेंट टेक्निक थी। आप NMR टेक्नोलॉजी को यूज कर लेते हैं कि बीच में जो भी आपके रिएक्टिव इंटरमीडिएट्स भी बने उनका NMR स्पेक्ट्रा हम साइड बाय साइड स्टडी करते रहते हैं। हमें ये पता चलता रहता है कि उसमें कितनी पीक्स आएंगी। तो मीन्स सही मैकेनिज्म का पता लगाने के लिए हमने वो टेक्निक्स पहले ही पढ़ ली। सो दैट इज द करेक्ट मैकेनिज्म फॉर द स्क्रैप सिंथेसिस। इसके बाद नेक्स्ट जो टेक्निक है जो हम यूज करेंगे दैट इज द डॉबनर मिलर सिंथेसिस। जो ये डॉबनर मिलर सिंथेसिस है इसके अंदर क्या होगा, हम उसी टाइप से एनिलीन भी लेंगे, एल्डिहाइड भी लेंगे, एसिडिक मीडियम भी हम लेंगे, साथ के साथ यहाँ पे उसी टाइप से एनिलीन के अंदर वन ऑफ द ऑर्थो पोजीशन मस्ट बी वैकेंट। वैकेंट मींस हमने अभी बताया था ना कि एनिलीन के अंदर जब रिएक्शन चली थी पीछे आपने देखा था, हमने कहा था कि इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन चली थी सेकंड स्टेप के अंदर आपने देखा था। तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑर्थो पोजीशन के ऊपर कब चलती है? व्हेन द ऑर्थो पोजीशन इज नॉट ब्लॉक्ड। ब्लॉक का मतलब वहां पे वैसे तो कार्बन में हर पोजीशन के ऊपर H होता है, अगर H को हटा के कोई और ग्रुप लग जाए तो हम कहते हैं वो साइट ब्लॉक हो चुकी है। हमें वो साइट वैकेंट रखनी है। वैकेंट मींस उस कार्बन के ऊपर H ही होना चाहिए जो वीक इलेक्ट्रोफाइल का काम करेगा। तो जब कोई स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा उस कार्बन के ऊपर, जो ऑर्थो पोजीशन वाला हो या पैरा वाला हो, तो यहाँ पे ऑर्थो के ऊपर रिएक्शन चलती है क्योंकि हमें साइक्लाइजेशन करनी है। क्योंकि एनिलीन को यूज करते हुए हमें क्या बनाना है? क्यूनोलीन। तो इसीलिए ऑर्थो पोजीशन हमेशा क्या रहनी चाहिए? बोलो वैकेंट ही होनी चाहिए, ताकि हम इजीली क्या सिंथेसाइज कर सके? क्यूनोलीन को सिंथेसाइज कर सके। तो इस चीज का आप जरूर ध्यान रखेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं। तो ये हमने सबसे पहले तो क्या लिया आपने पढ़ा था, हमारे पास हमने ले रखा है एल्डिहाइड। एल्डिहाइड कैसा लेना है? मस्ट कंडीशन उसके अंदर भी कि उसके पास एक अल्फा हाइड्रोजन एटम जरूर होना चाहिए। जैसे आपको यहाँ पे दिख रहा है ये कार्बोनिल ग्रुप, देखो ये अल्फा हाइड्रोजन एटम है,
देखो यहाँ पे अल्फा कार्बन के ऊपर H है। लेकिन अब हम ऐसा कर नहीं सकते कि हम दो एल्डिहाइड ले ले, क्रॉस रिएक्शन कर दें इनके बीच में। आपने एल्डिहाइड कीटोन में रिएक्शन पढ़ी थी ना, दैट इज कॉल्ड एज एल्डोल कंडेंसेशन। दैट एल्डोल कंडेंसेशन कैन टेक्स प्लेस इन टू मीडिया, वन इज द बेसिक मीडिया, अदर वन इज द एसिडिक मीडिया। दोनों मीडिया के अंदर चलती है। आमतौर पर हम बेसिक मीडिया में करते थे, यहाँ पे एसिडिक मीडिया के अंदर भी आराम से वो रिएक्शन चल सकती है। दैट इज द, बोलो कौन सी रिएक्शन आपकी? एल्डोल कंडेंसेशन, जिसमें प्रोडक्ट एल्डोल बनता था। अब होता क्या था उसमें? उसके अंदर बड़ी बेसिक सी चीज चलती है। वो क्या चलती है कि एक एल्डिहाइड ऐसा जरूर हो जिसके पास अल्फा, और दूसरे के पास चाहे अल्फा हाइड्रोजन एटम हो ना हो, उससे फर्क नहीं पड़ता। लेकिन क्योंकि हमारे पास रिएक्शन मिक्सचर एक ही है, हमें क्योनोलीन की सिंथेसिस करनी, हम ऐसा कर नहीं सकते कि टू डिफरेंट एल्डिहाइड लें। तो इसलिए हमने एक ही एल्डिहाइड लिया। एल्डिहाइड का मतलब सिंपल एल्डोल कंडेंसेशन चलाई हमने। तो जिसके दौरान क्या हुआ, इन दोनों के बीच क्या हुई? कंडेंसेशन हो गई। बोलो क्या हो गई? कंडेंसेशन हो गई। देखो इस टाइप से। मीडियम एसिडिक है ही, क्योंकि आप जानते हैं न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन जब चलती है आपके किसके अंदर चलती है? एल्डिहाइड कीटोन्स के अंदर। वी हैव द रिक्वायरमेंट ऑफ स्लाइट एसिडिक मीडियम, क्योंकि स्लाइट एसिडिक मीडियम के अंदर जो ये कार्बोनिल ग्रुप है, दोनों में से किसी एक का, जिसके ऊपर हमें अटैक करवाना है, दोनों में से किसी एक कार्बोनिल ग्रुप का जो कार्बन है वो उसके ऊपर कंप्लीट पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। देखो हम आपको थोड़ा शो करते, किसी एक के अंदर मान लीजिए एसिडिक मीडियम होगा, ऑक्सीजन देखो क्या करेगा। वैसे अभी तक क्या है? कार्बन के ऊपर स्लाइट पॉजिटिव चार्ज, ऑक्सीजन के ऊपर स्लाइट नेगेटिव चार्ज। लेकिन अगर हम स्लाइट एसिडिक मीडियम कर दें, नाउ द ऑक्सीजन एटम डोनेट देयर लोन पेयर इलेक्ट्रॉन टू द H, एंड फाइनली द ऑक्सीजन एक्वायर द पॉजिटिव चार्ज। इसके ऊपर आ जाएगा कंप्लीट बोल कैसा? पॉजिटिव चार्ज डोनेशन के बाद। अब एकदम पॉजिटिव चार्ज ऑक्सीजन क्यों रखेगा? मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, इसलिए CO बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन अपने पास ले लेगा। अब ये जो कार्बोनिल वाले कार्बन के ऊपर आ गया कंप्लीट पॉजिटिव चार्ज। कंप्लीट पॉजिटिव चार्ज आने से ये एक अच्छे इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर का काम करेगा। और इसलिए अगर बाहर से हमारे पास कोई भी न्यूक्लियोफाइल होगा, देखो कोई भी न्यूक्लियोफाइल, तो वो इजीली अब इस कार्बन के ऊपर देखो अटैक कर देगा। तो न्यूक्लियोफिलिक जो एडिशन रिएक्शन है वो फैसिलिटेट कर जाती है, फास्ट हो जाती है। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन का रेट इंक्रीज हो जाता है आपके एल्डिहाइड कीटोन्स के अंदर। अगर हम स्लाइट एसिडिक मीडियम कर दें, हाईली एसिडिक मीडियम कर दें, तो दिक्कत हो जाएगी। वो कैसे? कि हाईली एसिडिक मीडियम कर देंगे तो जो न्यूक्लियोफाइल है वो अपने इलेक्ट्रॉन उस इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर को ना देके इस EH पॉजिटिव को दे देगा। तो अब न्यूक्लियोफाइल फ्री बचेगा ही नहीं उस इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर के ऊपर अटैक करने के लिए। तो इसीलिए बड़े ध्यान से हमें रिएक्शन करनी पड़ती है। हमें ज्यादा एकदम एसिड नहीं डालना होता, हमें स्लाइट एसिडिक मीडियम रखना पड़ता है। तो इसलिए दिखने में रिएक्शन जितनी इजी दिखती है, लेबोरेटरी के अंदर जब हम करें तो वो रिएक्शन इतनी इजी नहीं होती। हमारे सामने ये डिफरेंट डिफिकल्टीज आती हैं, डिफरेंट डिफिकल्टीज को हमें फेस करना पड़ता है। तो ओवरऑल हमने क्या बताया कि यहाँ पे चलेगी एल्डोल कंडेंसेशन, उसका मैकेनिज्म एल्डिहाइड कीटोन के अंदर आपको पूरा समझाया जा चुका है। तो ओवरऑल हम यहाँ पे आपको दिखाते हैं डायरेक्ट बनते हुए प्रोडक्ट। देखो ये वाटर लॉस हो गया कि एक किसी एक एल्डिहाइड कीटोन के अंदर से, किसी एक एल्डिहाइड के अंदर से बोलो क्या निकलेगा? यहाँ से ऑक्सीजन। दूसरा जो अल्फा कार्बन है, देखो अल्फा अल्फा के 2 H निकल गए, दूसरे के O निकल गया, तो बोलो क्या निकल गया? वाटर लॉस। वाटर लॉस होने के बाद देखो ये प्रोडक्ट बन गया, दैट प्रोडक्ट इज कॉल्ड एज द एल्डोल। मींस ये जो पोर्शन है, देखो इधर वाला, देखो ये जो पोर्शन है, ये पोर्शन कौन सा है? देखो ये जो सेकंड मोल था हमारा, देखो ये वाला, ये बच गया ना इसका पोर्शन। देखो ये पोर्शन बच गया, आपको दिख रहा है। कार्बोनिल ग्रुप देखो ये कौन था? बोलो CH ग्रुप। ठीक है ना? आपको एज सच पोजीशन दिखा दें इनकी, बोलो इसके अंदर ये कौन है? देखो CH ग्रुप, देखो ये CH, तो ये CH एज सच है। आगे कौन था? बोलो CH बच गया, देखो ये CH बच गया। रिएक्शन के दौरान पुराने बॉन्ड टूट जाते हैं, नए बॉन्ड बन जाते हैं, तो ये नया डबल बॉन्ड बन गया दो कार्बन के बीच। उस कार्बन के ऊपर एक साइड में H था, ये H दिखा दिया। दूसरी साइड में देखो ये CH3, तो ये CH3 दिखा दिया। आपने देखा ना कि जो 2 मोल थे आपके एल्डिहाइड के, उनमें से किसी एक एल्डिहाइड के अल्फा हाइड्रोजन एटम यूज हुए हैं, दूसरे के अनअफेक्टेड रहे हैं। वही हम बता रहे थे कि वन ऑफ द मोल मस्ट हैव, वन ऑफ द एल्डिहाइड मस्ट हैव द अल्फा हाइड्रोजन एटम। लेकिन हमने डाला ही एक एल्डिहाइड है, तो दूसरे के पास भी है तो उससे फर्क नहीं पड़ता। और इस टाइप से ये चल जाती है हमारी कौन सी रिएक्शन? दैट इज द एल्डोल कंडेंसेशन। इसका कंप्लीट मैकेनिज्म मैंने आपको फिर याद दिला दूं, आप एल्डिहाइड कीटोन वाले चैप्टर को दोबारा से देख सकते हैं। वहां पे हमने वो लेक्चर आपको पहले ही भेज रखा है, तो इसका मैकेनिज्म आप वहां पे कंप्लीट देख सकते हैं। वहां पे हमने बेसिक मीडियम में बताया था आपको। इसके बाद नेक्स्ट जो एल्डोल प्रोडक्ट बन गया उसी टाइप से अब देखें, पिछली रिएक्शन में बोलो हमने क्या किया था? स्क्रैप सिंथेसिस में बताएं, वहां पे हमने ग्लिसरॉल लिया था। तो ग्लिसरॉल लिया था तो बोलो क्या हो गया था वहां पे?
हमने एसिडिक मीडियम के अंदर वहां पे पहले डिहाइड्रेशन रिएक्शन फॉलोड बाय टोटोमेरिज्म, एक्रोलीन बन गया था। बोलो कौन बन गया था? एक्रोलीन। अब आप ये बताएं, जो अभी अभी स्ट्रक्चर आपके सामने बन गई, इसका नाम क्या? एल्डोल। वहां पे कौन बना था? एक्रोलीन। उसके बाद अब नेक्स्ट स्टेप के अंदर जो हम रिएक्टेंट अब लेंगे, बोलो कौन? एनिलीन। देखो ले लिया। अब वहां पे जो इलेक्ट्रोफाइल का काम कर रहा था, जिसकी वजह से साइक्लाइजेशन हुई थी, वो एक्रोलीन था। यहाँ पे एल्डोल है। देखो ये आ गया एल्डोल। जैसे पहले हुई थी रिएक्शन, उसी टाइप से रिएक्शन अब भी होगी। देखो कैसे होगी, ध्यान दे। ये नाइट्रोजन NH बॉन्ड के देखो दोनों इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन अपने पास लिए और उसी टाइप से देखो डोनेट कर दिए गए उस एल्कीन वाले पार्ट के पास। देखो इस पार्ट के पास, देखो यहाँ पे। क्लियर हो गया? तो अब ये अटैक हुआ। फर्दर कार्बन कार्बन के बीच के जो बॉन्ड हैं, वो पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन आगे शिफ्ट हो जाएंगे, क्योंकि डोनेट करने के बाद वो कार्बन जिसके कोई इलेक्ट्रॉन दिए गए थे, उसके 5 बॉन्ड हो जाएंगे नहीं। तो अब ये जरूर ध्यान रखें, जो हम कह रहे हैं ना, इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर दिए गए। डोनेट मींस ये नहीं कि वो एयर में कहीं पे चले गए। डोनेशन मींस फॉर्मेशन ऑफ ए न्यू बॉन्ड, नया बॉन्ड बन गया। क्योंकि नाइट्रोजन के पास जो लोन पेयर है, 2 इलेक्ट्रॉन इकट्ठे हैं। डोनेशन मींस 2 इलेक्ट्रॉन से एक नया बॉन्ड बनता है। तो एक नया बॉन्ड वहां पे उस कार्बन के साथ जाके बनेगा। नया बॉन्ड बनते ही उस कार्बन के पहले से नॉर्मल, ध्यान रखें, कोई न्यूट्रल कार्बन है तो उसके पहले से 4 बॉन्ड होंगे ही। वो 4 बॉन्ड पहले से थे। ये नाइट्रोजन ने लोन पेयर दिए, एक 5th बॉन्ड जाके बन जाएगा। अब कार्बन अपनी नॉर्मल वैलेंसी 4 रखना चाहेगा, इसलिए पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन देखो फर्दर आगे शिफ्ट हो गए। उस कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। नेगेटिव चार्ज वाले उस कार्बन को अब क्या चाहिए? कोई पॉजिटिव स्पीसी। पॉजिटिव स्पीसी कौन है? जो NH बॉन्ड का, देखो ये जो H यहां से निकला था, ये H पॉजिटिव ये निकला था, ये वहां पे जाके देखो अटैच हो जाएगा। तो इस टाइप से ये न्यू स्ट्रक्चर आपकी बन गई। नाइट्रोजन कार्बन के बीच देखो ये बॉन्ड बना। जो कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड था, देखो ये सिंगल हो चुका है। देखो ये आपका CH था, देखो ये CH2 की फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। उसके बाद सिंगल बॉन्ड के आगे बोलो कौन लगा हुआ है? ये CHO। तो सिंगल बॉन्ड के आगे बोलो कौन है? ये CHO ग्रुप यहाँ पे लगा हुआ है। तो इस टाइप से ये डिफरेंट लोकेशंस हमने आपको शो कर दी। इसके बाद नेक्स्ट बताएं दोबारा क्या हुआ था पिछले मैकेनिज्म में भी। आपको ध्यान रखनी है पिछली बातें भी। क्या हुआ था? हाँ बिल्कुल ठीक, के जो नाइट्रोजन है जिस पे लोन पेयर है, हमने क्या कहा था? हाँ इसका प्लस आर इफेक्ट है, बिकॉज इट हैज द लोन पेयर इलेक्ट्रॉन। ये अपना प्लस आर इफेक्ट शो करेगा। प्लस आर इफेक्ट कैसे शो करेगा? क्योंकि बेंजीन रिंग से जो डायरेक्टली अटैच एटम नाइट्रोजन, उसके पास लोन पेयर है, तो इसलिए अपने लोन पेयर इसके रेजोनेंस में इन्वॉल्व हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि नाइट्रोजन के ऊपर जो लोन पेयर है बेंजीन रिंग के डबल बॉन्ड के साथ, वो ऑल्टरनेटिवली प्रेजेंट है। तो कोई भी एटम जिस पे के पास लोन पेयर है डबल बॉन्ड के साथ ऑल्टरनेटिवली प्रेजेंट हो, तो दीज लोन पेयर गेट इन्वॉल्व इन रेजोनेंस, तो रेजोनेंस में इन्वॉल्व हो जाएंगे। तो जब ये प्लस आर इफेक्ट दिखाता है तो ऑर्थो पैरा पे, तो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप्स कहलाते हैं ये आपके। तो देखो ये लोन पेयर को हमने आगे इन्वॉल्व होते हुए दिखाया। तो फिर से वही बात, लोन पेयर आगे इन्वॉल्व होने का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन्स लोन पेयर के आगे जाने का मतलब नया बॉन्ड बनना। इट मींस नाइट्रोजन और बेंजीन वाले कार्बन के बीच अब ये नया बॉन्ड बन गया ऐसे। तो नया बॉन्ड बनने से बेंजीन वाले कार्बन के पहले से बॉन्ड गिनो, उसी टाइप से कितने थे? 4 बॉन्ड थे। आप काउंट कर सकते हैं, देखो 1, ये 2, ये 3 और ये 4 थे। अब ये 2 नाइट्रोजन के लोन पेयर आने से दोबारा से 5 बॉन्ड हो जाएंगे। हर बार हमें ये काउंट करने की जरूरत नहीं होती। ऑलरेडी ध्यान रखें कि कार्बन की नॉर्मल वैलेंसी 4 ही होती है। अब कोई इलेक्ट्रॉन जब डोनेट करता है, नया बॉन्ड बनाता है, तो इट मींस 4 से 5 बॉन्ड हो जाएंगे। 5 होते ही साथ एकदम क्या करेंगे? 4 बॉन्ड दोबारा रखने हैं। कार्बन कार्बन के बीच में जो पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन ही ऐसा कर सकते हैं, क्योंकि लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, वीक बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन होते हैं, कैन इजीली बी शिफ्ट टुवर्ड्स द नेक्स्ट कार्बन एटम। देखो अगले कार्बन एटम की तरफ ये हमने शिफ्ट कर दिए। तो शिफ्ट करने से ये पाई बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन जाएंगे। देखो जब जाएंगे तो इस कार्बन कार्बन के बाद दोनों इलेक्ट्रॉन जाने से इस पे कैसा चार्ज आएगा? नेगेटिव चार्ज एकदम आ जाएगा यहाँ से। देखो इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होते ही साथ, शिफ्ट होने के बाद आएगा ये नेगेटिव चार्ज। अब ये नेगेटिव चार्ज, अब देख इसको, आपको दिख रहा है जो साइड चेन लगी हुई है, इसमें जो कार्बोनिल ग्रुप आपको दिख रहा है, इस कार्बोनिल ग्रुप में कार्बन के ऊपर स्लाइट पॉजिटिव चार्ज है, ऑक्सीजन के ऊपर स्लाइट नेगेटिव चार्ज है। देयर इज ए इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर, है ना, इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर। तो इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा। इलेक्ट्रोफाइल कहाँ पे अटैक करे? ऑर्थो पोजीशन के ऊपर। मींस ये कार्बन जो कार्बन आयन बन गया, ये अपने इलेक्ट्रॉन पेयर अब किसको देगा? कार्बोनिल ग्रुप वाले कार्बन को, इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर को देगा। तो ये इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर कहलाता है। तो इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर को इलेक्ट्रॉन दे दिए गए। अब क्या हुआ उसी टाइप से, ये 2 इलेक्ट्रॉन दिए गए हैं कार्बन के ऊपर, जो नेगेटिव चार्ज हमने शो किया था अभी, 2 इलेक्ट्रॉन दिखाए थे हमने। तो अब ये 2 इलेक्ट्रॉन दिए थे, उसके बाद ये नया बॉन्ड बन गया वहां पे। तो अब उस कार्बन के पास एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आ गया। देखो आपको फिर से याद दिला दे, कई बार ये पजलिंग रहती है बच्चों के अंदर कि ये जो कार्बन है
इसके पास जो नेगेटिव चार्ज है वो कैसे आया, ऐसे आया कि देखो ये जो 2 इलेक्ट्रॉन थे, देखो 1 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन जो ये जब नया बॉन्ड बनेगा, ये दोनों इलेक्ट्रॉन किसके थे, पिछले कार्बन के थे। अब जब नया बॉन्ड अगले कार्बन के पास बन गया, तो बनने के बाद देखो ऐसे बनने के बाद एक इलेक्ट्रॉन पिछले कार्बन का रहता है, एक अगले कार्बन का हो जाता है। तो अगले कार्बन का एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन हो गया, तो अगले कार्बन के पास एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन मीन्स उसके ऊपर आ गया एक नेगेटिव चार्ज। तो नेगेटिव चार्ज आने से मीन्स वैलेंसी 5 हो गई इसकी, तो कैसे उसको न्यूट्रलाइज करें। कार्बन ऑक्सीजन के बीच के दोनों इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन की तरफ देखो शिफ्ट हो गए, और इसी टाइप से ओ के ऊपर आ जाएगा नेगेटिव चार्ज। ओ के ऊपर कैसा चार्ज आ जाएगा बोलो, वहां पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। और मीडियम कैसा है, मीडियम आपका न्यूट्रल है। बोलो कैसा है, न्यूट्रल है, नहीं एसिडिक मीडियम। आप ध्यान दे, मैंने शुरू में बताया था कि डोबनर मिलर सिंथेसिस के दौरान हम क्या क्या यूज करते हैं, एनिलीन, एल्डिहाइड, एंड द मीडियम शुड बी एसिडिक, स्लाइट एसिडिक मीडियम रखते हैं हम। तो स्लाइट एसिडिक मीडियम है, तो नेगेटिव के पास देखो अपने आप क्या आ गया, H। एसिडिक मीडियम से H मिल जाएगा, H पॉजिटिव मिल जाएगा। तो ये नेक्स्ट स्ट्रक्चर हमें मिल गई। फिर अगली बात, ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन थी, तो फिर अगली बात मत भूल जाना कि इलेक्ट्रोफाइल जहां पे अटैक हुआ था ऑर्थो पोजीशन के ऊपर, वहीं से एक वीक इलेक्ट्रोफाइल जरूर रिलीज करना है, नहीं तो बेसिक जो डेफिनेशन है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की, उसकी कोई वैल्यू नहीं रह जाएगी। तो मींस इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन आर दोज रिएक्शन इन विच ए स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल, जो कार्बोनिल ग्रुप का इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर था जो अटैक कर गया था, ए स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल रिप्लेसेस द वीक इलेक्ट्रोफाइल। अब वीक इलेक्ट्रोफाइल को उसी कार्बन के ऊपर से रिप्लेस करना है ऑर्थो पोजीशन के ऊपर से। तो ऑर्थो पोजीशन के ऊपर ये वीक इलेक्ट्रोफाइल कौन है, देखो ये जो H है। तो CH बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन। दूसरी बात, हमें बेंजीन रिंग को दोबारा से एरोमेटिक बनाना है, मोर द एरोमेटिसिटी मोर द स्टेबिलिटी। CH बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन दोबारा से देखो शिफ्ट हो गए, एरोमेटिसिटी मेंटेन हो जाएगी, कार्बन कार्बन के बीच दोबारा से डबल बॉन्ड बन जाएगा। डबल बॉन्ड बनते ही जब हमने दोनों इलेक्ट्रॉन शिफ्ट किए, तो देखो इस कार्बन के 5 बॉन्ड हो गए, देखो इसके 5। तो हेल्प कौन करे, नाइट्रोजन। नाइट्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, वो ये डबल बॉन्ड बनते ही 7, कार्बन के 5 बॉन्ड हुए, कार्बन नाइट्रोजन के बीच के पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स दोबारा से नाइट्रोजन अपने पास देखो अट्रैक्ट कर लेगा, देखो ये ले लिए। तो दोबारा से ये न्यूट्रल स्ट्रक्चर आपके सामने देखो बन गई, एक वीक इलेक्ट्रोफाइल भी लॉस हो गया। तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कंप्लीट हो गई। ये इंट्रामोलिकुलर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन थी कि मॉलिक्यूल के अंदर ही अंदर चली थी। तो पहले तो ये एक अकेला मॉलिक्यूल बना था, मैकेनिज्म यही ठीक है या नहीं, उसके लिए डिफरेंट टेक्निक है, मेथड्स टू डिटरमाइन द मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन वाले पार्ट में हमने सारे आपको पढ़ाया था। उसके दौरान ऑफलाइन में भी आपको करवाया था, ऑनलाइन वीडियो लेक्चर भी आपको दिए जा चुके हैं, आप उनको कभी भी देख सकते हैं। अगर आप भूल जाएं तो दोबारा से उन टेक्निक को आप रिवाइज करते रहे साथ के साथ। अब उसके बाद नेक्स्ट देखो वही काम जो ऊपर हमने पढ़ा था पिछली स्क्रैप सिंथेसिस के अंदर, कि अब एक ही काम हो गया, क्या बच गया बोलो, लास्ट स्टेप तो कॉमन हो गई हमारी। बोलो क्या करें, प्लेडियम चारकोल डाल देंगे आप यहाँ पे। प्लस एक चीज और ध्यान रखें, यहाँ पे हमें ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डालने की जरूरत नहीं है। जो पिछली सिंथेसिस थी स्क्रैप सिंथेसिस, आपने ध्यान दिया था, वहां पे हमने एक नाइट्रोबेंजीन डाला था लास्ट स्टेप के अंदर, जो कि एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करता है। जो स्क्रैप साइंटिस्ट था उसने उसको यूज किया था। लेकिन डोबनर मिलर जो ये 2 साइंटिस्ट थे, इन्होंने क्या कहा, इन्होंने ये कहा वी हैव द नो रिक्वायरमेंट ऑफ द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बिकॉज इन दैट पर्टिकुलर रिएक्शन, इसी रिएक्शन के अंदर देखो क्या होता है, एनिलीन है हमारे पास, एनिलीन है देखो ध्यान रखे उसी रिएक्शन मिक्सचर में। तो इन सीटू का मतलब रिएक्शन मिक्सचर के दौरान अपने आप ही बन जाता है, ये स्पीसी बन जाती है जिसे एनिल्स एनिल्स कहते हैं। एनिल्स कैसे बनी, जो कि एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करेगा। आप देखिए स्क्रीन के ऊपर, देखो एनिलीन लिखा हमने ऊपर टॉप के ऊपर। एनिलीन लिखने के बाद देखो ये दूसरा मोल बोलो किस चीज का आ गया, दूसरा एल्डिहाइड का भी है। ये पॉसिबिलिटी भी तो है, सेम रिएक्शन मिक्सचर में जब ये सारी स्पीसी प्रेजेंट है तो क्या होगा। देखो बेसिक रिएक्शन जो आपने पढ़ी थी एनिलीन के अंदर, आपने पढ़ा था ना एनिलीन के अंदर, जब आप पार्ट पढ़ना एनिलीन वाले चैप्टर का दोबारा से रिवाइज करना, हमने बताया था कि इसमें एफसी एसाइलेशन जो रिएक्शन थी, देखो एसाइलेटिंग एजेंट की तरह काम कर रहा है एल्डिहाइड। यहाँ पे देखो क्या हुआ, आपके नाइट्रोजन के ऊपर से बोलो क्या निकलेगा, यहाँ से H2, और यहाँ से बोलो क्या निकलेगा, एल्डिहाइड के अंदर से O। तो CHO ग्रुप जो ये आपका कौन बच गया बोलो, यहाँ पे क्या ग्रुप लग गया इसके ऊपर, आपके यहाँ से वाटर लॉस हो गया। वाटर लॉस होने के बाद मीडियम स्लाइट एसिडिक रखना ही पड़ता है, और ये जो स्पीसी बनी दैट इज द एनिल्स। बोलो क्या बनी, एनिल्स। ये रिएक्शन कैसी है वैसे, आप नाम बताएं इसका। ये दोबारा से क्योंकि एल्डिहाइड के साथ रिएक्शन है, एल्डिहाइड के साथ रिएक्शन है, तो ये न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन है। जो एल्डिहाइड वाला पार्ट था उसमें भी हमने आपको पढ़ाया था कि एल्डिहाइड की डिफरेंट हमने न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन करवाई थी, जैसे इसके साथ हाइड्रोजन के साथ, फिनाइल हाइड्रोजन के साथ, और भी रिएक्शन हमने अल्कोहल के साथ, इथाइलिन ग्लाइकोल के साथ,
कि जब हमने प्रोटेक्शन किया था एल्डिहाइड कीटोन का इथाइलिन ग्लाइकोल को यूज कर, दीज ऑल आर द न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। ये भी एक न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन है जिसमें क्या हुआ है, आपके जो एनिलीन है इसका NH2 ग्रुप और एल्डिहाइड का कार्बोनिल ग्रुप की ऑक्सीजन इन्वॉल्व हुई और यहां से वाटर लॉस हो गया, और ये जो स्पीसी बनी देखो कार्बन और नाइट्रोजन के बीच आगे देखो ये डबल बॉन्ड बन गया, एंड द स्पीसी दस फॉर्म्ड कॉल्ड एज द एनिल्स एंड दैट स्पीसी एक्ट एज ए वेरी गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो फिर से रिएक्शन चली और आपके फाइनल प्रोडक्ट बोलो क्या बन गया, यहाँ पे आपके सब्स्टिट्यूटेड क्यूनोलिन 2 मिथाइल क्यूनोलिन हमें मिल गया, यहाँ पे बोलो कौन मिल गया, 2 मिथाइल क्यूनोलिन हमें ऑब्टेन हो जाता है। सो दैट इज द नेक्स्ट सिंथेसिस कॉल्ड एज द डोबनर मिलर सिंथेसिस। इसको आप क्या कहते हैं, डोबनर मिलर सिंथेसिस। इसके बाद नेक्स्ट हम देखते हैं फ्रिडलैंडर सिंथेसिस। इसके दौरान हम क्या क्या रिएजेंट यूज करेंगे, इस रिएक्शन के दौरान जो रिएजेंट है दैट इज द ऑर्थो एमिनो बेंजल्डिहाइड, दूसरा कोई एल्डिहाइड और कीटोन भी ले लेंगे हम अलग से, और मीडियम हम बेसिक रखेंगे। देखो कैसे, ये हमने लिया ऑर्थो एमिनो बेंजल्डिहाइड, क्योंकि जो CHO ग्रुप से रिस्पेक्ट अगली जो पोजीशन है दैट इज द ऑर्थो पोजीशन, उस ऑर्थो पोजीशन के ऊपर हमने क्या लगा रखा है, NH2 ग्रुप, सो कॉल्ड एज द ऑर्थो एमिनो, और NH2 ग्रुप को छुपा ले तो बचाओ एल्डिहाइड है, बेंजल्डिहाइड है, सो इट इज कॉल्ड एज द ऑर्थो एमिनो बेंजल्डिहाइड। ऑर्थो एमिनो बेंजल्डिहाइड के अंदर हमने क्या लिया, कोई एल्डिहाइड लिया, देखो ये ले लिया हमने इथेनॉल। मीडियम हम बेसिक रखेंगे यहाँ पे, तो मीडियम जो हमने बेसिक रखना होगा, और इसके दौरान जब रिएक्शन चली तो देखो क्या कैसे चली, नाइट्रोजन NH बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन्स अपने पास नाइट्रोजन ने लिए, और उसके बाद क्या करेगा, नाइट्रोजन अपने लोन पेयर किसको डोनेट करे, सोचे ध्यान से, नाइट्रोजन ने अपने लोन पेयर डोनेट करे जो इथेनॉल के कार्बन को। बोलो क्यों, क्योंकि जो कार्बोनिल ग्रुप है उसमें कार्बन के ऊपर क्या होता है, स्लाइड पॉजिटिव चार्ज, ऑक्सीजन के ऊपर स्लाइड नेगेटिव चार्ज, ये एक इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर है, क्योंकि नाइट्रोजन के पास इलेक्ट्रॉन पेयर आ गए, उसने अपने इलेक्ट्रॉन पेयर किसको दिए, इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर को दे दिए। अब उससे क्या होगा, कार्बन के 5 बॉन्ड हो जाएंगे, ऑक्सीजन ने इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ शिफ्ट किए, O के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। अब आपको ये ध्यान देना होगा, यहाँ पे हमने कहा था मीडियम है बेसिक, बेसिक मीडियम ने क्या किया, देखो जो भी बेस होगा बाहर से, देखो मान लीजिए OH नेगेटिव है, ये अपने इलेक्ट्रॉन किसको देता है स्टार्टिंग में, देखो इस H को देता है, देखो एनिलीन के N के ऊपर जो H है, इस रिएक्शन को फैसिलिटेट को करने का काम करवाता है आपका ये बेस। OH नेगेटिव ने अपने इलेक्ट्रॉन बेस ने, जो ये किस चीज का काम कर रहा है, बोलो यहाँ पे बेस का, तो इसने अपने इलेक्ट्रॉन किसको दिए थे, H को, तो H ने इजीली अपने इलेक्ट्रॉन देखो यहाँ से ये छोड़ दिए, और दोनों इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन के पास गए, नाइट्रोजन ने जब अपने इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर को दिए जो कार्बोनिल ग्रुप वाला कार्बन था, अब O नेगेटिव के पास ये H पहुंच जाएगा वहां पे, और इस टाइप से ये आपकी स्ट्रक्चर देखो बन गई। अब जो ये स्ट्रक्चर यहाँ पे देखो आपकी बन गई है, इसमें आप देखें दोबारा से रिलेटिव पोजीशन आपको दिखा दे, नाइट्रोजन के ऊपर देखो 2 H थे, NH2 ग्रुप के ऊपर देखो अभी 1 H बच गया, जिस कार्बन के ऊपर अटैक हुआ देखो ये नया बॉन्ड बन गया, देखो मैं रेड कलर से दोबारा दिखा देता हूँ, दैट इज द न्यू बॉन्ड, ये नया बॉन्ड बन गया। कार्बन के ऊपर C डबल बॉन्ड हो जो ग्रुप था वो C सिंगल बॉन्ड, देखो ये OH में कन्वर्ट हो चुका है, उसके ऊपर एक CH3 पहले से अटैच था, देखो ये CH3 हमने यहाँ पे शो कर दिया है। क्लियर हो गया यहाँ तक, तो ये बेसिक चीजें आप ध्यान रखेंगे। इसके बाद अब नेक्स्ट स्टेप में देखो क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप के अंदर जैसे ही आपकी रिएक्शन चली, आपको दिख रहा है नाइट्रोजन के ऊपर एक H है, अगला जो कार्बन था वो OH में कन्वर्ट हो चुका है, जैसे आपने देखा दोबारा से वही मीडियम हमारा बोलो कैसा है, बेसिक है। देखो मान लीजिए OH नेगेटिव है, इस बेस ने अपने इलेक्ट्रॉन किसको दी, इस H को, H ने अपने इलेक्ट्रॉन देखो बड़ी आराम से छोड़ दिए, नाइट्रोजन के पास दोनों NH बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन पेयर देखो इजीली नाइट्रोजन के पास चले गए, नाइट्रोजन के पास आ गया नेगेटिव चार्ज। अब नाइट्रोजन क्या करे, आपको दिख रहा है यहाँ पे एक बड़ा गुड लिविंग ग्रुप दिख रहा है जो कि OH है, तो नाइट्रोजन अपने लोन पेयर आगे शिफ्ट किए कार्बन के साथ, मींस नया बॉन्ड बन जाएगा, N और C के बीच डबल बॉन्ड बन जाएगा, और उसके साथ ही जो लॉस कौन हुआ बोलो यहाँ पे, OH नेगेटिव, ओवरऑल वाटर लॉस हो गया, क्या लॉस हो गया बोलो, ओवरऑल वाटर लॉस यहाँ से हो जाएगा, और आपकी ये नेक्स्ट स्पीसी आपके सामने बन गई। अब उसके बाद नेक्स्ट दोबारा से देखिए अब क्या हो सकता है फर्दर अगर आप देखें तो आपको ये दिख रहा है कि जो नाइट्रोजन जिसके पास बोलो क्या है, आपके पास लोन पेयर है, नाइट्रोजन कार्बन के बीच देखो डबल बॉन्ड भी बन चुका है। अब क्या करें हम, अब हम एक ही काम कर सकते हैं यहाँ पे बड़ी इजीली, देखो जो आराम से हो सकता है वो ये कि मीडियम हमारे पास बोलो कैसा है, बेसिक है। मीडियम अगर बेसिक है तो देखो हम क्या करें, ये कहाँ पे अटैक कर सकता है, आपको ये दिख रहा है कि नाइट्रोजन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड देखो मान लीजिए कार्बोनिल ग्रुप होता है, ये C डबल बॉन्ड O होता, मान लीजिए ये C डबल बॉन्ड O होता है, इससे अगली पोजीशन को हम अल्फा कहते हैं, अल्फा के ऊपर जो H होते हैं वो एसिडिक होते हैं, तो ये जो C डबल बॉन्ड N है दैट बिहेव्स लाइक बोलो कैसा सेंटर के आपके उसी टाइप से कि कार्बन के ऊपर क्या आएगा यहाँ पे स्लाइट पॉजिटिव चार्ज, नाइट्रोजन के ऊपर क्या रहेगा स्लाइट नेगेटिव चार्ज। तो ये कार्बन के ऊपर स्लाइट पॉजिटिव चार्ज होने की वजह से ये माइनस आई इफेक्ट शो करेगा, माइनस आई इफेक्ट शो करने की वजह से क्या होगा यहाँ पे
इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इफेक्ट होगा, या दूसरे शब्दों में ये कह सकते हैं कि जो अल्फा कार्बन के जो H हैं ये इजीली लॉस क्यों हो सकते हैं। अब ध्यान से देखो, मैंने H को हटा दिया। मीडियम देखो आपका बेसिक है, मीडियम बेसिक है तो देखो बेस ने क्या किया, देखो OH नेगेटिव ने क्या किया, OH नेगेटिव ने अपने इलेक्ट्रॉन उस H को दे दिया, अल्फा हाइड्रोजन को देखो वो दे दिए। देने के बाद क्या हुआ, जो कार्बन के पास दोनों इलेक्ट्रॉन आ गए, कार्बन आयन बन गया। देखो दोनों इलेक्ट्रॉन आने से बोलो क्या बन गया, ये कार्बन आयन। अब जो कार्बन आयन बन गया मींस कार्बन के पास दोनों इलेक्ट्रॉन है, CH बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन है, कार्बन के पास नेगेटिव चार्ज आ गया। एक नेगेटिव चार्ज क्यों लगाया, इसलिए लगाया जो C और H के बॉन्ड के जो दो इलेक्ट्रॉन थे वो दो इलेक्ट्रॉन पहले कोवलेंट बॉन्ड की तरह थे, मतलब उस बॉन्ड में एक इलेक्ट्रॉन तो कार्बन का था, एक H का था। अब दोनों इलेक्ट्रॉन किसके पास आ गए, कार्बन के। कार्बन का इलेक्ट्रॉन तो कार्बन का ही रहा और H का इलेक्ट्रॉन कार्बन के पास आ गया, तो एक इलेक्ट्रॉन ही तो कार्बन के पास आया है, तो एक ही तो नेगेटिव चार्ज लगाएंगे। हाँ, इलेक्ट्रॉन दो दिखाने पड़ते हैं, क्यों, क्योंकि एक बॉन्ड में दो इलेक्ट्रॉन थे, कार्बन ने अपना लिया वो भी दिखाना पड़ेगा, H का ले लिया वो भी दिखाना पड़ेगा, इसलिए डॉट दो दिखाते हैं। जैसे वो दो डॉट हमने वहां पे शो कर रखी, उस बॉन्ड में दो ही तो डॉट थी, दो डॉट का मतलब दो इलेक्ट्रॉन थे। तो जब कभी भी हम नेगेटिव चार्ज लगाते हैं तो आमतौर पे आपने देखा होगा हम डॉट दो दिखाते हैं, इलेक्ट्रॉन दो दिखाते हैं, नेगेटिव चार्ज एक दिखाते हैं। दैट इज द रीजन कि एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन ही तो कार्बन ने लिया है। तो आप इस चीज में पजल ना हो कि डॉट दो दिखा दी, नेगेटिव चार्ज एक, कभी आप अपने माइंड में ये लगा ले कि दो इलेक्ट्रॉन तो दो नेगेटिव चार्ज दिखाना चाहिए था, ऐसा नहीं। तो बेसिक फैक्ट आप पीछे के पढ़ते रहें, याद करते रहें, नहीं तो ये छोटी छोटी चीजें अगर आप ध्यान नहीं रखेंगे तो वो ये पजलिंग क्रिएट करती रहेंगी हर स्टेप के ऊपर। तो इसलिए ध्यान रखना कि एक नेगेटिव चार्ज क्यों आया था। चलो ये भी ठीक हो गया। अब कार्बन जिसके ऊपर देखो एकदम से नेगेटिव चार्ज आ गया, कार्बन आयन बन गया, वो डबल बॉन्ड के साथ, CN डबल बॉन्ड के साथ बोलो क्या है, ऑल्टरनेटिवली प्रेजेंट है। तो ऑल्टरनेटिवली प्रेजेंट हो तो बोलो कंजुगेशन में है, कंजुगेशन में मींस रेजोनेंस प्रोसेस चल सकती है ना ऐसी। लेकिन एक पॉसिबिलिटी और भी तो है, ये जो कार्बन आयन यहाँ पे बन जाएगा, देखो ये कार्बन आयन जो यहाँ पे बन जाएगा ये और कहाँ पे अटैक कर सकता है, ध्यान से देखें। हमें तो क्यूनोलिन बनाना है ना, ये इधर रेजोनेंस में तो आ ही आ सकता है, लेकिन और साथ के साथ ये कहाँ जा सकता है। देखो मैं इस नीचे वाले पॉजिटिव नेगेटिव को देखो मैंने हटा दिया, अल्फा कार्बन के जो H है वो लॉस हो गए, ये कार्बन है देखो हमने बनते अभी तक आपको शो कर रखा है, अल्फा पोजीशन थी। अब जो दूसरा बेंजल्डिहाइड का देखो जो CHO ग्रुप है उसकी तरफ भी तो आपका ध्यान जाना चाहिए, वहां पे भी तो आप देखें कार्बन के ऊपर देखो स्लाइट पॉजिटिव चार्ज है और ऑक्सीजन के ऊपर क्या है, स्लाइट नेगेटिव चार्ज। वहां पे भी तो इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर है, साइक्लाइजेशन भी हमें करनी है। तो इन सारी बातों का ध्यान रखते हुए अब आपको बिल्कुल सही समझ में आ गया होगा कि अब क्या करेगा, कि ज्यादा इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर कौन है। मैंने इसीलिए आपको बार बार बोल रहा था कि इसको CO ग्रुप माने कि आपका ध्यान उधर चला जाए एल्डिहाइड ग्रुप की तरफ, तो अब आपका ध्यान उधर चला गया होगा। मींस वो इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर ज्यादा स्ट्रॉन्ग है क्योंकि उस कार्बन के साथ कौन अटैच, ऑक्सीजन, जो कि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, कार्बन के ऊपर ज्यादा स्लाइट पॉजिटिव चार्ज होगा, तो वो इजिली ये कार्बन जिसके ऊपर ये नेगेटिव चार्ज, ये कार्बन आयन जो बन गया था, तो देखो जैसे ही यहाँ पे बेस ने, देखो जैसे ही इस बेस ने अपने इलेक्ट्रॉन बोलो किसको दिए, अल्फा कार्बन को दिए, जैसे ही अल्फा कार्बन को इलेक्ट्रॉन दिए तो दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन देखो कार्बन के पास आ गए, देखो दोनों इलेक्ट्रॉन मैंने अब शिफ्ट होते दिखा दिए, कार्बन आयन बन गया एकदम, ये इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर को इलेक्ट्रॉन देगा, देखो वो दे दिया, वो इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर है। कार्बन के फिर से 5 बॉन्ड हो गए, देखो साइक्लाइजेशन हो गई, कार्बन कार्बन के बीच नया बॉन्ड बन गया, रिंग बन जाएगा ऐसे। कार्बन ऑक्सीजन के दोनों इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के पास शिफ्ट, मीडियम एसिडिक है, इजिली वहां पे H पॉजिटिव मिल जाएगा और ये नेक्स्ट स्ट्रक्चर आपके पास। अब एक ही काम रह गया, देखो यहाँ पे बोलो क्या रह गया, एक डबल बॉन्ड बनाना, क्यूनोलिन बन जाएगा। अब ये बताएं दोबारा से मीडियम कैसा है, मीडियम तो एसिडिक है, तो मीडियम एसिडिक है तो देखो क्या होगा, ये H पॉजिटिव रहा, एसिडिक मीडियम है तो ऑक्सीजन के पास बोलो क्या है, लोन पेयर है, ऑक्सीजन इजीली अपने लोन पेयर एसिडिक मीडियम है तो H को देगा। ऑक्सीजन के ऊपर देखो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, देते ही साथ देखो आ जाएगा नहीं इस पे एकदम से पॉजिटिव चार्ज, जब इलेक्ट्रॉन दे देगा वहां पे, तो एकदम मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव हो जाएगी ऑक्सीजन। मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होते ही साथ जो CO बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स को ऑक्सीजन एकदम से ले लेगी, वाटर लॉस। तो ये जो कार्बन है पिछला, इसके ऊपर देखो एकदम से पॉजिटिव चार्ज आएगा, पॉजिटिव चार्ज आते ही ये कार्बोकेटायन बन गया, एकदम इलेक्ट्रॉन कहां से ले, इसके साथ वाला जो देखो नेक्स्ट कार्बन है CH बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे बोलो, ये यहाँ पे ऐसे शिफ्ट हो जाएंगे, तो यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाएगा। क्लियर हो गया। तो इस टाइप से हमें डबल बॉन्ड क्रिएट करवाना था, ये वाटर लॉस इजिली हो जाएगा, बिल्कुल इजिली हो जाएगा यहाँ से वाटर लॉस। देखो ये नेक्स्ट रिएक्शन चली, मीडियम आपका बेसिक है, तो कैसे होगा, एसिडिक होता तो कैसे होता, मैंने एसिडिक में शो किया था, मीडियम अगर हमारे पास बोलो कैसा होता, एसिडिक। लेकिन अब क्योंकि हमारे पास मीडियम बेसिक है तो अब क्या करें, मैंने एसिडिक मीडियम होता तो वाटर कैसे लॉस होता वो बता दिया। बेस के बारे में बताएं, बेस ऐसा करेगा कि OH जो नेगेटिव है अपने इलेक्ट्रॉन बोलो किसको देगा, ये यहाँ पे देखो इस H को दे दिए ना इलेक्ट्रॉन H को। अब क्या करें, CH बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन
देखो CH बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन कार्बन की तरफ देखो शिफ्ट हो जाएंगे, यहाँ पे देखो ये इस टाइप से यहाँ पे शिफ्ट होंगे। यहाँ पे शिफ्ट होने से क्या होगा, कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड बना, तो इसके बाद CO के बीच के दोनों इलेक्ट्रॉन देखो O नेगेटिव अपने पास ले जाएगा, आपके ऑक्सीजन अपने पास ले जाएगा, OH नेगेटिव यहाँ से निकल जाएगा, हो गया ना वाटर लॉस। तो इस टाइप से हमें क्या मिल गया, दोबारा से क्विनोलिन बन गया, सब्स्टिट्यूटेड क्विनोलिन यहाँ पे बनेगा या सिंपल क्विनोलिन बन गया बताएं। हमारे पास यहाँ पे क्विनोलिन बन गया। ये जो CH3 ग्रुप है इसको आप यहाँ से हटा दें, क्योंकि CH3 ग्रुप है ही नहीं इस पूरी रिएक्शन के दौरान। क्लियर हो गया। तो इस टाइप से बोलो हमें क्या मिल गया, हमें मिल गया क्विनोलिन, तो दैट इज द क्विनोलिन। मिथाइल ग्रुप को भी आप यहाँ से हटा दें। अब चेकआउट कर ले पूरी रिएक्शन के दौरान क्या आपको कहीं पे CH3 दिख रहा था, नहीं दिख रहा था, तो ये गलती से यहाँ पे लिखा गया। सो दैट इज द क्विनोलिन, प्योर क्विनोलिन हमें यहाँ पे मिल गया। तो दैट इज द सिंथेसिस कॉल्ड एज अ फ्रिडलैंडर सिंथेसिस। तो ये इसका मैकेनिज्म भी आपने देखा, एग्जाम में आपके मैकेनिज्म आने होते हैं, इसलिए आप इसको ध्यान रखेंगे। इसके बाद नेक्स्ट रिएक्शन हम देखते हैं, प्रिपरेशन ऑफ द क्विनोलिन फ्रॉम द इंडोल। ये कहते ही साथ आपको एकदम बात ध्यान आ गई होगी, पिछला जो लेक्चर हमने दिया था जिसके दौरान हम किसको सिंथेसाइज कर रहे थे, पिरिडिन को, तो उसके दौरान आपने देखा होगा हमने किसको कन्वर्ट किया था, हमने पायरोल को कन्वर्ट किया था पिरिडिन के अंदर। तो देखो ये जो इतना पार्ट है, इंडोल इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ टू रिंग पार्ट, वन इज द देखो पायरोल पार्ट, देखो ये पायरोल पार्ट है, और अदर जो रिंग है बोलो ये कैसा है, बोलो बेंजीन रिंग पार्ट। इसके अंदर दो रिंग पार्ट होते हैं। तो अगर हम बेंजीन रिंग पार्ट को हटा दें तो पायरोल रिंग पार्ट ही तो है, तो वो सेम रिएक्शन ही तो है ये। तो मीन सेम रिएक्शन हम करेंगे। आपके इसके अंदर दो रिएजेंट हम डाल सकते हैं, तो डाइक्लोरोमीथेन, या जैसे रिमर टिमर रिएक्शन में आपने यूज किया था, तो डाइक्लोरोमीथेन CH2Cl2 इन बेसिक मीडियम, या CHCl3 मींस क्लोरोफॉर्म इन बेसिक मीडियम मींस KH। तो आपके यहाँ पे कार्बीन जनरेट हो जाएंगी, और इस टाइप से देखो रिंग एक्सपेंशन होगा और क्विनोलिन हमें मिल जाएगी। अब इसका मैकेनिज्म देखते हैं। देखो ये हमने जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल होगा फर्स्ट स्टेप के अंदर, देखो ये हमने क्लोरोफॉर्म लिया, CHCl3 मीडियम बेसिक है, तो OH नेगेटिव अपने इलेक्ट्रॉन किसको देगा, इस H को देगा। CH बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन देखो कार्बन के पास रह जाएंगे। देखो इस टाइप से, देखो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन देने के बाद दोनों इलेक्ट्रॉन कार्बन के पास, कार्बन के ऊपर ऐसे तो नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, हेल्प करेगा ये C और Cl के दोनों इलेक्ट्रॉन साइमल्टेनियसली Cl लेके निकल जाएगा। तो देखो OH नेगेटिव ने अपने इलेक्ट्रॉन H को दिए, ये दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन देखो CH बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन इस कार्बन के पास आ गए, देखो ऐसे, और इसीलिए CCl बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन Cl लेके निकल जाएगा, और ये स्पीसी बन गई, दैट इज कॉल्ड एज द डाइक्लोरोकार्बिन, जिसे न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल भी कहते हैं, क्योंकि इसके पास वैकेंट ऑर्बिटल है, इसको इलेक्ट्रॉन चाहिए, ऑक्टेट इनकम्प्लीट है। डाइक्लोरोकार्बिन में जो कार्बन इसके बॉन्ड देखें कितने हैं, इसके बॉन्ड दो ही हैं, दो Cl के साथ बॉन्ड है। देखो एक बॉन्ड में दो इलेक्ट्रॉन, दूसरे बॉन्ड में दो इलेक्ट्रॉन, टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हैं कार्बन के चारों तरफ, सिर्फ 6 इलेक्ट्रॉन है ना। दो तो इलेक्ट्रॉन जो लोन पेयर की फॉर्म में दिख रहे हैं, दो इलेक्ट्रॉन एक बॉन्ड में, दो इलेक्ट्रॉन दूसरे बॉन्ड में, तो कार्बन के चारों तरफ तो सिर्फ 6 इलेक्ट्रॉन है। देयर आर ओनली 6 इलेक्ट्रॉन अराउंड द सेंट्रल कार्बन एटम। ऑक्टेट रूल ने क्या कहा था कि स्टेबल होने के लिए 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, इसका ऑक्टेट इनकम्प्लीट है, तो ये आपके ऑक्टेट को कंप्लीट करना चाहेगा, इसको इलेक्ट्रॉन चाहिए, जो इलेक्ट्रॉन ले वो लेविस एसिड का काम करता है, वो इलेक्ट्रोफाइल का काम करता है। तो जो ये डाइक्लोरोकार्बिन बनी, इट इज ए वेरी गुड इलेक्ट्रोफाइल, इट इज आल्सो ए न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल। एग्जाम में ये भी पूछा जाता है कि ये न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल है या नहीं। कई बार क्या होता है एग्जाम में CCl2 लिख देंगे, उससे पता ही नहीं चलेगा कि इलेक्ट्रोफाइल है न्यूक्लियोफाइल है क्या है, तो आपकी उसकी स्ट्रक्चर के बारे में जरूर जानकारी आपको होनी चाहिए। अब दूसरा जो डाइक्लोरोमीथेन था उसके अंदर से भी हम जनरेट होते हुए दिखा दें। ये डाइक्लोरोमीथेन की स्ट्रक्चर हमने ड्रा कर दी, दो Cl है तो डाइक्लोरो, एक ही कार्बन है तो मिथ, सिंगल बॉन्ड है तो ANE, दैट इज द डाइक्लोरोमीथेन। उसके बाद उसी टाइप से देखो बेस लिया, CH बॉन्ड के जो दोनों इलेक्ट्रॉन्स हैं, देखो ये बॉन्ड यहाँ से उसी टाइप से इस H को इलेक्ट्रॉन मिल जाएंगे, दोनों इलेक्ट्रॉन देखो कार्बन अपने पास ले जाएगा, और कार्बन अपने पास लेगा तो देखो H ने इलेक्ट्रॉन दिए, कार्बन ने अपने पास इलेक्ट्रॉन लिए, Cl दोनों इलेक्ट्रॉन लेके चला गया उस बॉन्ड के, CCl बॉन्ड के। तो उसी टाइप से, लेकिन अब की बार क्या बना, क्लोरोकार्बिन, क्योंकि एक H भी है, सो कॉल्ड एज द क्लोरोकार्बिन। पिछले में दो Cl थे तो डाइक्लोरोकार्बिन, अगर एक भी Cl ना होता CH2 ही बनता, तो आप उसे कहते कार्बिन, सिंपल कार्बिन। तो इसके बाद अब क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप के अंदर अटैक ऑफ द इलेक्ट्रोफाइल होगा। तो हमने ये स्ट्रक्चर ड्रा कर दी, देखो यहाँ पे इंडोल की। देखो बूस्टअप कहां से मिलता है, नाइट्रोजन के पास लोन पेयर का प्लस आर इफेक्ट, क्योंकि डबल बॉन्ड के साथ ऑल्टरनेटिवली प्रेजेंट। अगर ये इलेक्ट्रॉन देखो यहाँ पे दे दे तो यहाँ पे डबल बॉन्ड, ये इलेक्ट्रॉन देखो आगे आ जाए यहाँ पे, ये इलेक्ट्रॉन अब इस कार्बन को दे दे, कार्बन के पास नेगेटिव चार्ज, ये इलेक्ट्रॉन साइमल्टेनियसली देखो इस कार्बन को यहाँ पे दे दे।
देखो यहाँ पे। लेकिन ये तो हमने ये बताया है सिर्फ आपको समझाने के लिए कि अगर हम इसकी नंबरिंग करें, नाइट्रोजन को नंबर 1, ये नंबर 2, ये नंबर 3, तो नंबर 3 के द्वारा ही रिएक्शन क्यों स्टार्ट होती है? क्योंकि नंबर 3 के ऊपर ऐसे नेगेटिव चार्ज चला जाता है इसके इफेक्ट के द्वारा, नाइट्रोजन के इफेक्ट के द्वारा। तो अब हम शो करते हैं इस रिएक्शन को कैसे साइक्लाइजेशन हुआ। तो ये जो C1 पोजीशन, ये C2 पोजीशन, ये C3 पोजीशन, C2 C3 के बीच जो इलेक्ट्रॉन है, ये जो पार्ट है ये एल्कीन पार्ट की तरह काम कर रहा है। एल्कीन, साइक्लोप्रोपेन वाले चैप्टर में हमने आपको पढ़ाया था कि साइक्लोप्रोपेन की सिंथेसिस आपने देखी थी कि एल्कीन के अंदर अगर हम डाइक्लोरोकार्बिन ऐड कर देते थे तो साइक्लोप्रोपेन बन जाता था। तो यहाँ पे भी साइक्लोप्रोपेन बनेगा। सबसे पहले एक रिंग और बनेगा आपका, देखो कैसे, कार्बन कार्बन के बीच के दोनों इलेक्ट्रॉन देखो C3 कार्बन की तरफ शिफ्ट हुए, वो कार्बन को देखो डोनेट कर दिए गए क्योंकि इलेक्ट्रोफाइल का काम करा, इसको इलेक्ट्रॉन चाहिए। कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज आते ही साथ इसने देखो दोबारा इलेक्ट्रॉन दे दिए C2 कार्बन को, और एक ये रिंग स्ट्रक्चर आपकी देखो बन गई। क्लियर हो गया आपका। C2 और C3 के बीच में जो डबल बॉन्ड था, ये डबल बॉन्ड अब डबल बॉन्ड नहीं रहेगा, वहां पे आपका कैसा बॉन्ड आ जाएगा? सिंगल बॉन्ड आ जाएगा। बोलो कैसा बॉन्ड आ जाएगा? वहां पे सिंगल बॉन्ड आ जाएगा। देखो यहाँ पे ये सिंगल बॉन्ड शो करे, देखो मैंने रेड कलर से इसको शो कर दिया है। यहाँ पे ये सिंगल बॉन्ड आ जाएगा, ये डबल नहीं रहेगा क्योंकि C2 C3 के बीच जो डबल बॉन्ड के जो इलेक्ट्रॉन्स थे, जो पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन थे, वो कहाँ पे शिफ्ट हो चुके हैं? C3 की तरफ। तो वहां पे अब सिंगल बॉन्ड हो गया, तो मैंने ये सिंगल बॉन्ड दिखा दिया, रेड कलर से शो कर दिया। क्लियर हो गया इतना। अब इसके बाद देखिए अब क्या करें। अब नाइट्रोजन अपना इफेक्ट शो करेगा। नाइट्रोजन के पास जो इलेक्ट्रॉन पेयर हैं, तो NH बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स क्या कौन लेगा? बोलो, आपके नाइट्रोजन ले लेगा। लेकिन मीडियम क्योंकि बेसिक है, OH नेगेटिव ने अपने इलेक्ट्रॉन देखो H को दिए, देखो ऐसे H को। अब इजीली ये जो H अपने इलेक्ट्रॉन देखो छोड़ देगा यहाँ से, NH बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन अब देखो नाइट्रोजन के पास चले गए। अब नाइट्रोजन अपने लोन पे नेक्स्ट कार्बन की तरफ शिफ्ट किया, अब आगे कार्बन की तरफ शिफ्ट किया, तो अब क्या होगा? देखो रिंग का एक्सपेंशन हम करवाने जा रहे हैं। तो जो ये बॉन्ड था, बोलो कौन सा? ये कार्बन, ये नंबर 1 पोजीशन थी, ये 2 थी, ये 3 थी। अब क्या होगा? C2 C3 के बीच जो सिंगल बॉन्ड अभी बचा हुआ, जो रेड कलर से शो किया, ये दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन इस बॉन्ड के ये आगे शिफ्ट कर दिए कार्बन की तरफ, उस कार्बन की तरफ जिसके ऊपर एक गुड लिविंग ग्रुप लगा हुआ है, जिसके ऊपर देखो ये Cl लगा हुआ है। अब जो ऐसा करने से क्या हुआ? C3 कार्बन और वो कार्बन जिसके ऊपर Cl है, वहां पे इलेक्ट्रॉन जाने से डबल बॉन्ड बनेगा, और Cl क्योंकि गुड लिविंग ग्रुप है, दोनों इलेक्ट्रॉन लेके वो निकल गया। तो इस टाइप से हमने क्या कर दी? बोलो, हमने ये साइक्लाइजेशन कर दी, और साइक्लाइजेशन जैसे ही हमने की तो हमने क्या देखा? क्या बन गया? एकदम से बन गया क्विनोलिन। क्या सिंथेसाइज हो गया? क्विनोलिन। तो आपने क्या देखा? ये बड़ी सेम प्रोसीजर था आपका। कैसा? इसमें कई चीजें इन्वॉल्व हुई। पहली कि इलेक्ट्रोफाइल को कैसे जनरेट किया जाता है, वो रिमर-टीमन रिएक्शन जैसा पार्ट हो गया। सेकंड, जब हमने इंडोल के अंदर क्लोरोकार्बिन को जब जोड़ा, तो आपने देखा कि जो इसमें पायरोल रिंग पार्ट था, जब सी आपका जो कार्बिन उसके ऊपर ऐड होता है, तो एक साइक्लोप्रोपेन रिंग बन गया। देखो ट्रायंगल टाइप का रिंग है, तो साइक्लोप्रोपेन वाला चैप्टर आपको एकदम से याद आ गया। उसके बाद हर स्टेप के ऊपर आपने देखा नाइट्रोजन ने अपना प्लस आर इफेक्ट शो किया। हेल्प किसने की? बेस ने। OH नेगेटिव ने अपने इलेक्ट्रॉन NH बॉन्ड के H को दिए ताकि इजीली फैसिलिटेट हो जाए रिएक्शन। तो बेसिक मीडियम में रिएक्शन फैसिलिटेट हो गई, इंक्रीज हो गई, रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज हो गया। ये जितनी बातें हम बता रहे, रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज हो गया। अगर हम बेस ना डालें तो रेट ऑफ रिएक्शन स्लो हो जाएगी, रिएक्शन इजीली नहीं चलेगी, आपके कार्बिन इजीली जनरेट नहीं होगा। अगर बेस डाला तो आपने देखा बेस की वजह से ही तो कार्बिन आपका बना था। ऐसे ही बेस की वजह से ही तो लास्ट स्टेप के अंदर जो OH नेगेटिव ने अपने इलेक्ट्रॉन NH बॉन्ड के H को दिए और रिएक्शन फास्ट हो गई, क्विनोलिन आपका बन गया, रिंग का एक्सपेंशन हो गया। So that is the different type of reactions for the preparation of the quinoline. Thank you.